अभी हम चर्चा कर रहे थे पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में। तो बच्चों, व्हिटेकर ने R.H. व्हिटेकर ने कोशिका संरचना, कोशिका संगठन व पोषण आदि लक्षणों के आधार पर जीवों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा है। इसके पूर्व हमने एक स्लाइड के द्वारा आपको बताया था कि जीवधारियों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा है। उसी क्रम को व्हिटेकर ने 5 जगत में विभाजित किया है। इसमें आप सामने देख रहे हैं मोनेरा जगत, ये सबसे प्राचीन, सबसे आदिम, जो प्रथम पृथ्वी पर आए उनको रखा गया है। वास्तव में यह प्रोकैरियोटिक ही है। तो मोनेरा ये एक कोशिकीय हैं, इनमें कुछ अकोशिकीय भी हैं। तो इनको हम मोनेरा या प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इन दोनों लगभग एक समान हैं। इनके अंतर्गत जीवाणु, जैसा मैंने प्रोटूस के अंदर बताया था, प्रोकैरियोटिक में इनमें जीवाणु, नीले हरे शैवाल आते हैं। तो मोनेरा में भी वही माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और नीले हरे शैवाल आते हैं। अब मोनेरा के प्राणी आपके सम्मुख हैं। इसमें आपके सामने जीवाणु हैं और जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए होंगे। इनमें आप देख रहे हैं कि विविध प्रकार के जीवाणु हैं। नीले हरे शैवाल हैं। नीले हरे शैवालों में नॉस्टाक, एनाबिना, ये नीले हरे शैवालों में आते हैं। ये एक कोशिकीय हैं। प्रोकैरियोटिक इसलिए हैं कि इनकी कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा, प्रोटिस्टा जगत, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनको मैंने आपको पढ़ाया था, वह प्रोटिस्टा के अंतर्गत व्हिटेकर के द्वारा रखे गए हैं। इनमें स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया पाए जाते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं स्लाइड में कि पैरामीशियम में और यूग्लिना में प्रचलन के लिए सीलिया दिखाई दे रहे हैं। या जो प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा के प्राणी हैं, या एक कोशिकीय होते हैं और इनके बारे में आप देख रहे हैं कि सामने ये प्रचलन के लिए अपने सीलिया या फ्लैजिला का प्रयोग करते हैं। इसी में मैंने अभी चर्चा की थी कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, उन पौधों को हमने फंजाई या कवक में रखा। तो व्हिटेकर ने जो 5 जगत का वर्गीकरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, उसमें तीसरा, पहला लिया उन्होंने मोनेरा, दूसरा लिया उन्होंने प्रोटिस्टा और तीसरा लिया उन्होंने कवक। इस जगत के सभी प्राणी, आप जानते हैं, इनको सामान्य भाषा में हम फफूंदी कहते हैं। सब बच्चे जानते हैं फफूंदी क्या होती है। ये कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं, जैसे ईस्ट है, ईस्ट एक कोशिकीय है। वहीं अन्य जो है कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। मृतजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है, सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है वह जो हमारे शैवाल हैं उनसे थोड़ी अलग होती है। जहां सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति शैवालों में होती है, वहीं जो हमारे ये कवक हैं, इनकी कोशिका भित्ति फंगस सेलुलोज या सख्त होती है, थोड़ी काइटिन की बनी होती है। उदाहरण आपके सामने है। यहाँ पर एगेरिकस, जिसको आप कुकरमुत्ता भी कहते हैं सामान्य भाषा में, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये पेनिसिलियम का नाम आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इससे पेनिसिलिन नामक एक अत्याधुनिक एंटीबायोटिक औषधि बनाई गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसका आविष्कार किया था, और इस पेनिसिलिन को आप पढ़े पिछली कक्षाओं में, कितना महत्वपूर्ण स्थान मिला था। यह लगभग इसका एक उपाधि दिया गया था, क्वीन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, अर्थात आधुनिक दवाओं की रानी। तो इस दवा को प्रयोग करके
किसी भी प्रकार का, चाहे वो प्लेग की बीमारी होती, हैजा की बीमारी होती, टीबी की बीमारी होती, सभी बीमारियों में तो हम जब बात करते हैं कि जैव विविधता का अध्ययन क्यों करें, तो यही चीज हमारे सामने आती है कि जब हम विविधता भरे इस जगत का अध्ययन करेंगे तो हम यह अवश्य पाएंगे कि उनका विकास कैसे हुआ, उनके रहन सहन आवास क्या है, उनकी बनावट क्या है, उनकी शारीरिक क्रिया विज्ञान क्या है, साथ ही साथ वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। तो जैव विविधता का जो अध्याय है उसमें यह प्रकाश डाल रहा है। इसके पश्चात चौथा जगत जो दिया भाई टेकर ने, वो दिया पादप। पादप शरीर जो है आप देख रहे हैं, इसमें यूकैरियोटिक है, सब बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कोशिका भित्ति इनकी सभी सेलुलोज की बनी होती है। पादप जगत जो है उसके बाद फिर 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण का आधार जो वही मैंने अभी चर्चा की थी कि पादप जगत क्या है और जंतु जगत क्या है। तो पादप जगत जो है उसमें पौधों में जड़, तना, पत्ती आदि पाए जाते हैं, वो पादप हैं। जो सूक्ष्म पादप हैं उनमें ये नहीं भी होता है, किंतु ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पादपों को कुछ ऐसे भागों में बांटा गया है जिनकी चर्चा अभी हमने करी थी कि शैवाल, थैलोफाइटा। तो बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है, उनको हमने थैलोफाइटा में रखा है। और दूसरा जो है विशेष ऊतक जिनमें पाए जाते हैं, जल संवहन तंत्र पाए जाते हैं, बीज होते हैं, कुछ के बीज जो नग्न होते हैं जिनको जिम्नोस्पर्मी या अनावृत बीजी कहते हैं, और जिनके बीज फल के अंदर बनते हैं, ढके होते हैं, उनको हम आवृत बीजी कहते हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने आपके सम्मुख की थी। तो बच्चों, ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं, आखिर इसका कुछ आर्थिक महत्व हमारे लिए है, इसीलिए तो हम अध्ययन इस जैव विविधता भरे संसार का कर रहे हैं। एक थोड़ा सा प्रकाश आपके आर्थिक अध्ययन की तरफ डालते हैं। उदाहरण जैसे मैंने अभी आपको पेनिसिलिन का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस नाम से जो कवक है, इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि तैयार की जाती है। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमोसस नामक जो कवक है, उससे टेरामाइसिन नामक औषधि तैयार की जाती है। ये सब एंटीबायोटिक औषधियां हैं जिनका प्रयोग रियोमेटिज्म, डिप्थीरिया, टिटनेस, फ्लू आदि के उन्मूलन में किया जाता है। मॉर्केला, गुच्छी, जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था, बहपाल, कुकरमुत्ता, आप जानते हैं कुछ ऐसे कुकरमुत्ता हैं जिनको हम मशरूम कहते हैं, हमारे भोजन में प्रयोग किए जाते हैं। आप जानते हैं कि खमीर उठाने के लिए हमें ईस्ट की आवश्यकता होती है, और यह एक कोश की ईस्ट जो है ये एक कवक है। तो जिसका उद्देश्य हमारा है कि इस जैव विविधता का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमको भोजन इनसे मिल सकता है, हमको दवाइयां इनसे मिलती हैं, हमको विविध प्रकार के कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनसे हमारे उद्योग धंधे चलते हैं, चाहे वे जंतु हों, चाहे वे वनस्पतियां हों, सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनका अद्यतन और पूर्ण रूप से जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, हमें उनसे लाभ नहीं होगा। इनमें आप जानते हैं कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अनजाने में हमारे रोग भी फैलाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से परजीवी हैं, जैसे ट्राइकोफाइटा, ये कवक हमारे ही शरीर में त्वचा का रोग, दाद उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार से ये टीनिया कैपिटिस नामक जो कवक है, जब कभी बालों में लग जाता है तो गंजापन उत्पन्न कर देता है। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं, यह विविधता भरा संसार हमारे लिए अध्ययन के योग्य है
और हमारा कर्तव्य है कि हम इनके बारे में अध्ययन करके इनकी उपयोगिताओं का ज्ञान करें। बच्चों, यहाँ पर एक और चर्चा हम करना चाहेंगे, लाइकेंस। ये लाइकेंस विशेष प्रकार के पौधे हैं जो कवक और शैवाल के संयोग से बनते हैं। कवक और शैवाल, इसमें नीले हरे शैवाल, नास्टाक, एनाबीना आदि रहते हैं और ये कवक के साथ मिलकर एक संयुक्त जीवन का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं सहजीवन। यहाँ कवक इस शैवाल के लिए जल एवं खनिज उपलब्ध करवाता है और जो शैवाल है वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के संयोग से जीवन यापन करते हैं। ऐसे पादपों को हम सहजीवी कहते हैं। तो बच्चों, ये एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने ला रहे हैं। तो चौथा जगत जो है, जो व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया, पादप जगत, और पांचवा जगत जो प्रस्तुत किया वह जंतु जगत, जिसको हम एनिमेलिया कहते हैं। जंतु जगत या एनिमेलिया, आपने पीछे स्लाइड में देखा था कि यह एनिमेलिया, जिसमें हम जंतु जगत के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। इनमें हरित लवक नहीं होता है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या विषम कोशी है, इसलिए जंतुओं का अध्ययन करते हैं और ये सभी जंतु अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, संक्षिप्त में जो मैंने आपके सम्मुख एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी, उसके बारे में यह एक संक्षिप्त अध्ययन है। इसके बाद हम अगले पार्ट में कुछ आपको वर्गीकरण की रूपरेखा और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तथा जैव विविधता के अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। बस यहाँ चेंज होता जाएगा, नेक्स्ट यहाँ से। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए अभी हमने व्हिटेकर के द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण है उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की थी और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया था, क्योंकि जो अध्याय का शीर्षक है यह बराबर साथ चलना है, आखिर जैव विविधता का अध्ययन क्यों करें। बच्चों, अभी हमने जो पादप जगत का जो एक संक्षिप्त रूप वर्गीकरण का दिया, उसकी एक स्लाइड आपके सामने है। उसके अनुसार आप देख रहे हैं कि सबसे पहले संघ थैलोफाइटा है। अब थैलोफाइटा का मैंने अभी चर्चा की थी कि थैलस क्या है? वही चीज जिनके पौधों में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं, ऐसे ही रूप को कहते हैं थैलस। हिंदी में कहते हैं उसको सूकाई। इनका जो शरीर है वो सूकाई होता है। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मैंने अभी जैसा कि बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनको रखा शैवाल में, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उनको रखा हमने कवक में। तो थैलोफाइटा आप सामने देख रहे हैं कि जड़, तना, पत्तियों में विभाजन नहीं होता है, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जनन इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। थैलोफाइटा में जो शैवाल हैं, जो स्वकोशी हैं, वो प्रायः जल में पाए जाते हैं। शैवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ शैवाल हमारे भोजन के रूप में काम आते हैं, कुछ औषधियों में भी प्रयुक्त होते हैं, कुछ हमारे उद्योगों में भी प्रयोग होते हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण में दूं आपको क्लोरेला। अब क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक औषधि तैयार की जाती है।
इसी प्रकार से ये क्लोरेला जो है ये भोजन के रूप में भी, एक पौष्टिक आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनसे हमारे टाइपराइटर के रोलर वगैरह पहले बनाए जाते थे। आजकल तो ये व्यवस्था लगभग रोलर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने सुना होगा कि तालाब का रेशम, तो तालाब का रेशम किसे कहते हैं, वो शैवाल ही है, स्पाइरोगाइरा। तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और अन्य शैवाल जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में, यहाँ तक कि समुद्र में भी पाए जाते हैं। आइए थैलोफाइटा में शैवाल का एक संक्षिप्त अध्ययन देखें। थैलोफाइटा में जो बड़ा संघ है, इसलिए इसके छोटे छोटे अन्य उपसंघ किए गए, जिनमें क्लोरोफाइटा को कहते हैं हरे शैवाल। हरे शैवाल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास, ये क्लोरोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। साइनोफाइटा, ये फाइटा शब्द जो है इसका तात्पर्य होता है पादप। फाइटा, जहां पादप का संग या लक्षण होगा वहां फाइटा शब्द अवश्य लगा होगा। तो साइनोफाइटा, इनको नीले हरे शैवाल कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये नीले हरे शैवाल है। अब आप कहेंगे नीले हरे शैवाल ये सूक्ष्म शैवाल होते हैं, और इनमें विशेषता यह है कि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। अब आप सोचिए, यह ऐसे सूक्ष्म जीव जो प्राकृतिक रूप से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, क्या इनका उपयोग हम जैविक उर्वरक के रूप में नहीं कर सकते हैं? निश्चित ही कर सकते हैं। तो यह जो नीले हरे शैवाल हैं, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सी ऐसी कृषि है जिसमें हम नीले हरे शैवालों को उत्पन्न करके बिना किसी रासायनिक खादों का उपयोग करके अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त करते हैं। क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा, फियोफाइटा, भूरे शैवाल, इनमें भूरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनको फियोफाइटा कहते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं। पायरोफाइटा, सुनहरे शैवाल, इनमें सुनहरे रंग का हरित लवक पाया जाता है। रोडोफाइटा, लाल शैवाल, ये लाल रंग के होते हैं। इनमें लाल रंग का हरित लवक और प्रकाश संश्लेषी पदार्थ पाया जाता है। ये समुद्र में पाए जाते हैं। और डायटम्स, जो डायटम्स हैं, यह भी समुद्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह शैवाल का एक संक्षिप्त विभाग है, जिनमें अलग अलग प्रकार के शैवाल अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। इसके पश्चात कवक भी जो क्लोरोफिल रहित होते हैं, वह भी बड़ा संघ है। उनके भी अन्य विभाग किए गए हैं, जिनकी चर्चा आप उच्च कक्षाओं में या अगली कक्षाओं में करेंगे। दूसरा ब्रायोफाइटा, अभी हमने चर्चा की थी कि ये जलस्थलीय पौधे हैं, शैवालों से अधिक विकसित हैं। ये चट्टानों पर पाए जाते हैं और इनमें जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है। ये संवहन ऊतक इनमें नहीं पाए जाते हैं, बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। यह आप देख रहे हैं स्लाइड में एम्फीबिया, इन पादपों को जलस्थलचरी या उभयचरी पौधे भी कहते हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण इनके हैं फ्यूनेरिया, रिक्शिया, मार्केंशिया। इसमें रिक्शिया जो है, इनको सामान्य भाषा में हम लिवर बर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो आकार है, जब किसी चट्टान पे उगते हैं, लिवर, हमारा जो लिवर है, यकृत है, उसके आकार का होता है, इसलिए इनको लिवर बर्ट भी कहा जाता है। और तीसरा ब्रायोफाइटा के पश्चात
टेरिडोफाइटा। इनमें पौधों का जो शरीर है जड़, तना, पत्तियों में विभक्त होता है। इनमें संवहन तंत्र पाए जाते हैं। जननांग इनके बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें भी पीढ़ी एकांतरण होता है, बीजाणु जनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। यह जो पौधे हैं मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, एक्विसिटम, सिलेजिनेला आदि पौधे हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी हैं और इनका अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें आपने देखा कि जड़, तना, पत्तियां हैं, किंतु ध्यान रहे इनमें पुष्प, फल और बीज नहीं बनते। फर्न, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, एक्विसिटियम, हॉर्सटेल, मार्सिलिया आदि ये पौधे। अब अभी आपने देखा पीछे ब्रायोफाइटा और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं टेरिडोफाइटा, तो दोनों में अंतर क्या है? बच्चों, ब्रायोफाइटा में जो मैंने अभी चर्चा की थी पीढ़ी एकांतरण, जो पीढ़ी एकांतरण क्या है? इन पौधों के जीवन काल में बीजाणु जनन और युग्मक जनन दो पीढ़ियां होती हैं। जो बीजाणु से उद्भित होता है उसको बीजाणु उद्भिद कहते हैं और जो युग्मक से बनता है उसको युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं इनका जो मुख्य पौधा है वो युग्मकोद्भिद होता है। वहीं ट्रैकियोफाइटा में जो मुख्य पौधा है वो बीजाणुद्भिद होता है, अर्थात इनका जन्म बीजाणु से होता है। दूसरा लक्षण है ब्रायोफाइटा के जो मुख्य पौधे हैं सुकाई होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्तियों की भिन्नता नहीं होती है। वहीं ट्रैकियोफाइटा के पौधे जड़, तने व पत्तियों में स्पष्ट रूप से भिन्नित होते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधों में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं और ट्रैकियोफाइटा के पौधे हैं, टेरिडोफाइटा के पौधे, इनमें संवहन ऊतक विकसित होते हैं। ब्रायोफाइटा स्थायी रूप से बीजाणुद्भिद पौधा युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है। वहीं टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद दोनों एक दूसरे पर स्वतंत्र होते हैं। ब्रायोफाइटा में जो स्पोर हैं या जो पुमड़ हैं उनमें दो कशाभ होते हैं जिनकी सहायता से वो गति करते हैं। वहीं जो टेरिडोफाइटा के जो पुमड़ हैं उनमें अनेक कशाभ पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिनकी हमने चर्चा की थी वो अपुष्पी पौधे थे, अपुष्पी पादप, यानी पौधों के उक्त संसार में पुष्प नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इस संपूर्ण समुदाय को हम अपुष्पी पादप या क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। अब आते हैं फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स यानी पुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे, इनकी विशेषता यह है कि इनमें पुष्प पाए जाते हैं। जीवन काल में पुष्प बनते हैं। इनके नर भाग और मादा भाग अलग अलग होते हैं। पुष्प में पुंकेसर नर भाग होते हैं, स्त्री केसर मादा भाग होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मकों का विकास होता है। प्रजनन के द्वारा युग्मनज बनता है और युग्मनज के पश्चात भ्रूण बनता है। तो इसलिए ये पुष्पी पौधे कहे जाते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। अभी चर्चा मैंने की थी अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत मैंने अभी चर्चा की थी जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी। इनमें जो बीज है वो अंडाशय के अंदर नहीं बनता है, यानी इनके ऊपर फलभित्ति नहीं होती है, इसलिए ये नग्न बीजी कहे जाते हैं। ये बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनमें
जड़ तना पत्तियों का पूर्ण विकास होता है। संवहन ऊतक पूरी तरह विकसित होते हैं। इनमें फल नहीं बनते हैं। इनके जननांग शंकु के रूप में पाए जाते हैं। शंख कोण, इनके जो जननांग होते हैं वो शंकु की आकृति के होते हैं। और ये पौधे आप देख रहे हैं कि पाइनस साइकस, ये विशेष प्रकार के अनावृत बीजी पौधे हैं। देवदार जिसका आपने नाम सुना होगा, यह पौधे भी इसी अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो पुष्पी पादपों का वर्ग है वो है एंजियोस्पर्म या पूर्ण रूपेण से पुष्पी पौधे। इन पौधों में एंजियोस्पर्म में पुष्प लगते हैं या एक वर्षी, द्विवर्षी, बहुवर्षी सभी प्रकार के होते हैं। इनमें जड़ तना पत्तियों का पूर्ण विकास होता है। इनमें पुष्प फल बीज पाए जाते हैं। ये आवृत बीजी हैं। आवृत बीजी कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि इनके जो बीज हैं उनके चारों ओर बीज कवच पाया जाता है, अर्थात बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं जो बाद में फल में विकसित होते हैं। इसीलिए इनको हम आवृत बीजी कहते हैं। ये पौधे सर्वाधिक विकसित होते हैं। इनमें भोजन का संचय बीज पत्रों में अथवा भ्रूण कोश में होता है। भोजन का संचय, आप बच्चे जानते हैं कि फलों और बीजों में भोजन संग्रह होता है। पौधों के अन्य भागों में भोजन संग्रह होता है। तने में भी भोजन संग्रह होता है, पत्तियों में भी भोजन संग्रह होता है, जड़ों में भी भोजन संग्रह होता है, बीजों और फलों में भी भोजन संग्रह होता है। तो जो भोजन संग्रह का जो रूप है, इनमें या तो बीज पत्रों में या भ्रूण कोश में संचित होता है। इनमें बीज पत्रों के आधार पर पुनः इनके दो वर्ग कर दिए गए हैं, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। मैंने अभी पीछे बताया था कि वे बीज जो तोड़ने पर दो भागों में टूट जाते हैं उनको एक बीजपत्री कहते हैं, और जो तोड़ने पर दो भागों में नहीं टूटते हैं उनको एक बीजपत्री कहते हैं, और जो बीज तोड़ने पर दो भागों में टूट जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। इस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये तो एक सामान्य पहचान है कि हम किस प्रकार से पहचान लें एक बीजपत्री इनमें कौन है, द्विबीजपत्री कौन है। आइए इनके अन्य भी लक्षण देखते हैं जिनके आधार पर हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला है जड़। एक बीजपत्री पौधों को अगर आप उखाड़ कर देखते हैं तो उनकी जड़ें जो है वो रेशेदार होती हैं, अर्थात झकड़ा जड़ें होती हैं। वहीं अगर द्विबीजपत्री है तो उसकी एक मोटी जड़ होती है, उससे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक शाखाएं निकलती हैं, अर्थात ऐसी जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप एक गेहूं का पौधा उखाड़ कर देखें तो उसकी रेशेदार जड़ें मिलेंगी, और चने का पौधा उखाड़ कर देखें तो उसकी मूसला जड़ मिलेगी। दूसरा अंतर है तना। तना एक बीजपत्रियों में प्रायः चिकना और खोखला होता है, वहीं द्विबीजपत्रियों में इनका तना ठोस होता है, खुरदरा होता है। तीसरा है पत्तियां। पत्तियां जो एक बीजपत्री पौधों की हैं वे समद्विपार्श्व होती हैं। समद्विपार्श्व होती हैं यानी दोनों तरफ लगभग एक समान होती हैं। दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या समान होती है, और जो शिरा विन्यास होता है वह समांतर होता है। वहीं द्विबीजपत्री पौधों की जो पत्तियां हैं वो पृष्ठधारी होती हैं। उनमें जो शिरा विन्यास है वो जालिकावत होता है, और रंध्र जो है वो निचली सतह पर ऊपरी सतह की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं।
चौथा अंतर पुष्प में है। पुष्प जो एक बीज पत्रियों के हैं उनमें बाह्य दल, दल, पुंकेसर तथा स्त्री केसर 3 या 3 के गुणन में होते हैं। उनमें कोई न कोई अनुपस्थित रहता है। जो पुष्प के भाग हैं इनमें कोई न कोई एक अनुपस्थित रहता है। वहीं जो द्विबीजपत्री हैं इनमें 4, 5 या इससे अधिक होते हैं। बीज के बारे में मैंने अभी चर्चा आपसे कर ही दी है कि जो बीज हैं, जो एक बीजपत्री हैं, तोड़ने पर उनके 2 समान भाग नहीं होते हैं। वहीं द्विबीजपत्री जो हैं उनके 2 भाग हो जाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंकुरित होने पर जिन बीजों से एक ही पत्र सर्वप्रथम बाहर आता है वह एक बीजपत्री हैं, और जिनसे 2 बीज पत्र आते हैं, 2 पत्र बाहर आते हैं अंकुरण के साथ, वो द्विबीजपत्री होते हैं। और एक बीजपत्री जो बीज हैं उनमें बीज चोल और फल भित्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वहीं द्विबीजपत्रियों में फल भित्ति तथा जो बीज कवच है, बीज चोल है, एक दूसरे से अलग होते हैं। तीसरा अंतर बीजों में यह है कि बीज जो एक बीजपत्री हैं उनमें भ्रूणपोषी होते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थ भ्रूण में संचित होता है। वहीं द्विबीजपत्रियों में भोजन बीज पत्रों में भी हो सकता है और भ्रूण कोश में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे चने का बीज भोजन बीज पत्रों में होता है, वहीं रेडी का बीज जो है भ्रूण कोश में उसका भोजन संचित होता है। इसके अलावा जो संवहन बंडल हैं वह एक बीजपत्री पौधों में 8 से 20 की संख्या में होते हैं, और द्विबीजपत्रियों में जो संवहन बंडल हैं वो 4 से 6 की संख्या में होते हैं। एक बीजपत्री पौधों में एधा नाम का एक ऊतक है, कैम्बियम नाम का ऊतक है, वो नहीं पाया जाता है। इसके कारण उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। वहीं द्विबीजपत्री पौधों के तनों और जड़ों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा नामक ऊतक पाया जाता है, जिसके विभाजन से इनके मोटाई में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो संवहन बंडल हैं एक बीजपत्री पौधों के तनों में बिखरे रहते हैं, वहीं द्विबीजपत्री के जो संवहन बंडल हैं वह एक घेरे में होते हैं। एक बीजपत्रियों के जो संवहन बंडल हैं उनमें एधा का अभाव होता है, वहीं द्विबीजपत्रियों के संवहन बंडलों में एधा पाई जाती है। तो बच्चों, यह पादप जगत का एक संक्षिप्त वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत आपने जाना कि पौधों का विविधता भरे संसार, जो पौधों का विविध संसार है, उसका अध्ययन करने के लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसकी चर्चा इसी प्रकार से अगली कक्षाओं में जब आप जाएंगे तब और बढ़ेगी। यहाँ पर हम पादप जगत का वर्गीकरण समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए बच्चे सीधे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जान लें 8400910545।